मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। हरियाणा के नूंह में हिंसक झड़प हुई है। नूंह के मऊ चोपड़ा गांव में दो पक्षों में पथराव हो गया है और आपको बता दें कि इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। बच्चों के विवाद को लेकर यह पथराव हुआ। नूंह के एक गांव में देखिए किस तरीके से यह हिंसा हुई और पथराव हुई है। कई लोग घायल हुए हैं इस पथराव में। बच्चों के विवाद को लेकर यह पथराव बताया जा रहा है। हालांकि देखिए इस तरह का मामला पहला है नहीं। बच्चों का विवाद कई बार अक्सर दो गुटों के बीच में लड़ाई की वजह बनता है और एक बार फिर से वही हुआ है हरियाणा के नूंह में, जहां महू चोपड़ा गांव में दो पक्षों में पथराव हो गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर, और छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि क्या यहां पर जो स्थिति है वो टाली जा सकती थी। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बता दें कि हरियाणा के नूंह में बच्चों का जो विवाद है वो किस तरह से पथराव में बदला है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हरियाणा में सोनू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सोनू, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? हालांकि देखिए बच्चों को लेकर जो विवाद है सोनू, वो कोई नया है नहीं। आखिरकार ये क्या विवाद था, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? और बिल्कुल बता दें कि देर रात का मामला था और आपसे बता दें कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर इस तरह के जो झगड़े पत्थरबाजी का देखा गया था और उसके बाद आज शाम को फिर दोबारा से पत्थरबाजी, दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है और उसमें काफी लोग इसमें घायल है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इसमें घायल है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अब से करीब 5 दिन पहले इसी गांव में एक क्रिकेट मैच खेल के लेकर 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 9 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी मामले में आज दोबारा से फिर दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की गई है। वहीं बता दें मौके पर डीएसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल बता दें कि मामले को पूरी तरह से शांत करा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बता रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से किसी की तरफ कोई शिकायत अभी थाने में नहीं दी गई है और कितने लोग इसमें घायल है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो वीडियो में जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें घायल हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी पत्थर फेंकती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और कुल मिलाकर जो पूरी स्थिति है, क्या उस पर कंट्रोल पाया गया? क्या पुलिस की दखल अंदाजी भी हुई? क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? बिल्कुल बता दें, जैसे इस मामले की नजदीकी पुलिस को सूचना मिली तो सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी और एसएचओ मौके पर वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल मामले को पूरी तरह से शांत करा लिया गया है। लेकिन अभी तक इसमें किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये वही मामला है जो 5 दिन पहले एक क्रिकेट मैच को लेकर हंगामा हुआ था और उसमें पत्थरबाजी चली थी, जिसमें 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी में दोबारा से इन दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा हुआ है और वही लोग हैं जिन्होंने पहले झगड़ा किया गया था, वो दोबारा से इसमें करीब 2 दिन पहले भी इसमें झगड़ा हुआ था और आज फिर दोबारा से इस तरह की झगड़ा उसमें देखा गया था। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ा बता दें कि इसमें अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही अभी किसी की तरफ से कोई शिकायत दी गई है। जी अच्छा, जो लोग घायल हैं उनकी संख्या कितनी है? क्या कोई गंभीर घायल है? लेकिन बता दें कि जो अभी जो पत्थरबाजी हुई है करीबन दर्जन के आसपास लोग इसमें घायल हैं, लेकिन अभी इसमें पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग और ज्यादा गंभीर घायल हैं। लेकिन उनका नजदीकी हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है, क्योंकि अभी पुलिस भी लगातार इसमें जांच कर रही है कि कितने लोग इसमें घायल। लेकिन अभी जो दोनों पक्षों की तरफ से अभी कोई जानकारी इसमें नहीं आई है कि कितने लोग घायल है और कितने हालत नाजुक बनी हुई है, यह अभी कहना मुश्किल, क्योंकि देर शाम की मामला है। और फिलहाल अभी बता दें कि अभी भी उस गाँव में पुलिस जो है वहाँ पे भारी तादाद में वहां पर लगा दी गई है ताकि दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। जी कुल मिलाकर सोनू, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अभी भी मौजूद है, मतलब कहीं ना कहीं जो शंका है कि वापस से ऐसी घटना हो सकती है, इसीलिए शायद उनकी मौजूदगी अभी भी यहाँ पर रखी गई है। बिल्कुल बता दें कि क्योंकि लगातार अगर बात करते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले की जो बात करते हैं, पहले भी घटना घटी थी, उसके बाद आपसे 2 दिन पहले भी घटना घटी थी और आज कहीं ना कहीं 3 बार इस घटना को जो अंजाम जो दोनों पक्षों में दे चुके हैं, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी की है, कहीं ना कहीं बड़ी आशंका जो बताई जा रही है उसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से नजर बनाई हुई है और तमाम जो एंगल है सभी तरह से जांच कर रही है। और साथ ही साथ बता दें कि अभी भी फिलहाल जो पुलिस है वहां पे मौजूद, क्योंकि मामला एक बार का नहीं था बल्कि 3 बार का ये मामला हुआ है। 3 बार दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई लोग इसमें पहले ही घायल थे और उसके बाद बता दें कि परसों भी इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और आज भी इसमें कई लोग इसमें घायल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 3 दिन से लगातार इसमें जो हिंसा है जो बढ़ती जा रही है कि दोनों पक्षों में रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
दुनिया की राजनीति में एक बार फिर ट्रंप का तूफान लौट आया है। जी हां, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दो टूक चेतावनी ने यूरोप से लेकर नाटो तक हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा, अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मतलब साफ है कि अब बात सहयोग की नहीं, दबदबे की हो चुकी है। सवाल यह है, क्या ट्रंप दुनिया को अपने शर्तों पर चलाना चाहते हैं? कई सारे सवाल जिसके जवाब मिलने बाकी हैं, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं उसे देखते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण ना होना अस्वीकार्य है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि नाटो को इससे अमेरिका की मदद करनी चाहिए। इसका दावा उनका है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन वहां कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों में आने से नाटो और मजबूत होगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, इसके अलावा कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका का सहयोगी भी। इसके बावजूद ट्रंप के बयान ने कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। यूरोप ने इसे अमेरिकी दबाव की नई रणनीति माना है। ट्रंप का यह रुख सहयोग से ज्यादा दबाव की राजनीति को दर्शाता है। अब यह विवाद सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं रहा है, इसका असर पूरे नाटो गठबंधन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि नाटो पर अब भी जो दबाव है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप के बयान से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अहम बैठक तय हुई। वैसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ग्रीनलैंड पहले ही साफ कर चुका है कि उसका देश बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क ने भी बार बार कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। हालांकि डेनमार्क अमेरिकी सेना के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, लेकिन ट्रंप का रुख सहयोग नहीं, नियंत्रण की ओर इशारा करता है। व्हाइट हाउस ने यह भी संकेत दिया कि बलपूर्वक कब्जे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बयान कूटनीतिक के दायरे से बाहर जाता हुआ माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नाटो के भीतर मतभेद गहरे हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की दरार बढ़ सकती है। ग्रीनलैंड अब एक द्वीप नहीं बल्कि रणनीतिक युद्ध भूमि बन गया है। यह टकराव सत्ता बनाम संप्रभुता की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ महाशक्ति का दबाव है तो दूसरी तरफ छोटे देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो आपको बता दें, अजीत डोभाल का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की सोच, रणनीति और संकल्प का प्रतिबिंब था। पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया यही बताती है कि बात सीधे निशाने पर लगी है। आज लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, सोच और मनोबल की भी है, और इस लड़ाई में भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ संदेश है, उकसावे का जवाब अब शब्दों से नहीं, संकल्प से दिया जाएगा। तनाव बना रहेगा, लेकिन रुख साफ है। भारत अब दबाव में नहीं, निर्णायक मुद्रा में है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थितियां पैदा की गई है पिछले कुछ समय से ट्रंप की तरफ से, ऐसा नहीं लगता कि वो सहयोग करना चाहते हैं किसी भी छोटे देश को, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात की जाए या फिर इससे पहले जो भी उन्होंने किया। तो ये कई सारे सवाल जो हैं खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक बयान और पाकिस्तान में मच गया सियासी बवंडर। जी हां, अजीत डोभाल ने इतिहास की बात की, इस्लामाबाद ने इसे खतरे की घंटी बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही तनाव चरम पर है, ऊपर से डोभाल के शब्दों ने आग में घी डाल दिया। पाकिस्तान ने डोभाल को गैर जिम्मेदार तक कह डाला। सवाल है, क्या सच बोलना अब पड़ोसी मुल्क को सबसे ज्यादा चुभने लगा है? जी हां, सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब यह भी है कि कहीं ना कहीं भारत अब सीधे सीधे सच कहता है और सीधी सीधी बात कहता है।
तो आपको बता दें कि जो बातें अजीत डोभाल की तरफ से कही गई है उससे कहीं ना कहीं जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामाबाद ने डोभाल के शब्दों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह बयान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। जरा सोचिए, जो मुल्क अपने घर में आतंकी की फैक्ट्री चला रहा है उसे भारत के बयान चुभ रहे हैं। डोभाल ने यह टिप्पणी 12 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान की थी। उन्होंने युवाओं से इतिहास की चुनौती को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शब्द कठोर है लेकिन उसमें शक्ति भी है। डोभाल के इस बयान को पाकिस्तान ने अपने खिलाफ उकसावे के रूप में देखा। बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रेस रिलीज जारी की गई। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब भारत पाक संबंध पहले से तनावपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। डोभाल के बयान ने पाकिस्तान की चिंता और बेचैनी को उजागर कर दिया और ऐसे में अब आपको पाकिस्तान को क्यों चुभा है डोभाल का बयान, यह हम समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। युवाओं को सीधी चुनौती का जो संदेश है वो अजीत डोभाल देते हुए नजर आए। जी हां, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल निश्चित तौर पर पहले से गर्म है, जो बात हम सभी जानते हैं। भारत की सख्त नीति की याद दिलाई है और कहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले बर्दाश्त कर लेता था। भारत घर में घुसकर मारता है। इस्लामाबाद में जो असहजता है वो निश्चित तौर पर बढ़नी तय थी और वो बढ़ती हुई अब धीरे धीरे और ज्यादा नजर आ रही है। बयान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की दुखती रग पर एक तरह से अजीत डोभाल ने हाथ रखा है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के प्रतिशोध की बात उन्होंने की और युवाओं को सीधी चुनौती का संदेश देते हुए भी नजर आया और कहा अजीत डोभाल ने कि यह भारत बदलता हुआ भारत है और इसीलिए जरूरी है कि हम उसी के साथ चलें और अगर जवाब देने की बात आएगी तो भारत अब जवाब देगा। और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भी अजीत डोभाल नजर आया और देखिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने डोभाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डोभाल की बातें जिम्मेदार राजनेता जैसी नहीं है। उन्होंने बयान को काल्पनिक ऐतिहासिक बदले की सोच बताया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बयान नफरत फैलाते हैं। इस्लामाबाद का दावा है कि ऐसे शब्द क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की नाराजगी डोभाल की छवि से जुड़ी है। अजीत डोभाल को भारत की सबसे सख्त सुरक्षा नीति का वास्तुकार माना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस की रणनीति उन्हीं से जुड़ी मानी जाती है। डोभाल ने वर्षों तक पाकिस्तान में अंडर कवर काम किया है। वो पाकिस्तानी सिस्टम को भीतर से समझने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं और यही वजह है कि डोभाल का नाम ही इस्लामाबाद में बेचैनी पैदा कर देता है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की मौजूदा रणनीति महज चेतावनी नहीं, एक्शन आधारित है। इसीलिए हर बयान वहां खतरे की घंटी बज जाती है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, मनोवैज्ञानिक बढ़त की लड़ाई भी है और इस लड़ाई में फिलहाल भारत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जो बातें पाकिस्तान के लिए कही गई, जो बातें कही गई, अब देखिए क्यों डरता है अजीत डोभाल से पाकिस्तान। अगर आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको यह भी समझा देते हैं। पाकिस्तान में अंडरकवर अनुभव रहा है। जी हां, काफी सालों तक अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे हैं, वहां कई अंडरकवर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। भारत की सख्त सुरक्षा नीति के शिल्पकार माने जाते हैं, वास्तुकार माने जाते हैं। बड़े ऑपरेशंस के रणनीतिक मास्टरमाइंड है, चाहे वो ऑपरेशन जो उरी था उसका जो जवाब दिया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक को, हर जगह डोभाल की मौजूदगी रही। पाकिस्तान की कमजोरी की गहरी समझ है अजीत डोभाल को। जी हां, और यही वजह है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक दबाव की मजबूत रणनीति अजीत डोभाल जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान कहां पर गिर सकता है, कहां पर उसे गिराया जा सकता है, कहां पर उसे हराया जा सकता है, किस तरीके से उसे हराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशंस के रणनीतिक मास्टरमाइंड अजीत डोभाल रहे, ये बात हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अप्रोच है। जी हां, और ये बात इसीलिए अजीत डोभाल को और ज्यादा खास बनाती है। पाकिस्तान की कमजोरी की गहरी समझ भी अजीत डोभाल रखते हैं और कहीं ना कहीं ये बातें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि अजीत डोभाल अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने निश्चित तौर पर बेहद खास हैं। और शायद यही वजह है कि आज जब अजीत डोभाल ने बातें कही तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चा पाकिस्तान में होते हुए भी नजर आ रही है। अच्छा देखिए,
अजीत डोभाल का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की सोच, रणनीति और संकल्प का प्रतिबिंब था। पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया कम से कम यही बताती है कि बात सीधे निशाने पर लगी है। आज लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, सोच और मनोबल की भी है, और इस लड़ाई में भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। संदेश साफ है कि उकसावे का जवाब अब शब्दों से नहीं, संकल्प से दिया जाएगा। तनाव बना रहेगा, लेकिन रुख साफ है, भारत अब दबाव में नहीं, निर्णायक मुद्रा में है। और शायद यही वजह है कि अजीत डोभाल की तरफ से जो जवाब है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जिसे कहा जाता है वो दे दिया गया है, और इसीलिए अब जो पाकिस्तान है वहां पर बौखलाहट काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब सिर्फ जंग मैदान में नहीं, मंचों पर भी लड़ी जा रही है। जी हां, अमेरिका के बाद अब इजरायल ने भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से नाता तोड़ लिया है। इजरायल का आरोप है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक एजेंडे पर चल रही हैं। यूएन विमेन से लेकर UNCTAD तक कई नाम अब इजरायल की ब्लैकलिस्ट में है। सवाल बड़ा है, क्या अब वैश्विक संस्थाओं की साख खुद कटघरे में खड़ी नजर आ रही है? जी हां, सवाल कई सारे उठ रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि इजरायल वो देश है जो लगातार अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है। इजरायल अगर इतनी लंबी लड़ाई हमास से, हूती से लड़ रहा है तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका है, ट्रंप है। और आपको बता दें कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अब इजरायल ने भी बड़ा कूटनीतिक फैसला ले लिया है। जी हां, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है। यह फैसला विदेश मंत्री गिदोन सार के निर्देश पर लिया गया है। इजरायल का कहना है कि ये संस्थाएं लगातार उसके खिलाफ पक्षपाती रवैया अपनाती रही है। आरोप है कि इन मंचों का राजनीतिकरण किया गया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के फैसले के बाद सभी एजेंसियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि इजरायल के साथ बार बार अन्याय हुआ, इसी आधार पर संबंध तोड़ने का निर्णय लिया गया है। इजरायल ने यह भी कहा कि अब इन एजेंसियों के साथ किसी भी स्तर पर संवाद नहीं होगा। सरकार ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से संपर्क खत्म करने के निर्देश दिए। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायल अब वैश्विक मंचों पर खुली टकराव की नीति अपना रहा है, और यह रुख आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त हो सकता है। तो इजरायल जिन एजेंसियों से अलग हुआ है उसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण नाम है। जी हां, यूएन विमेन पर आरोप है कि उसने अक्टूबर को महिलाओं पर हुई हिंसा को नजरअंदाज किया। इजरायल का कहना है कि यह चुप्पी नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों से जुड़े विशेष प्रतिनिधि कार्यालय ने इजरायली सेना को ब्लैकलिस्ट किया था। इजरायल ने इसे अपमानजनक और एक तरफा फैसला बताया। UNCTAD इजरायल विरोधी रिपोर्ट जारी करने का आरोप है। तेल अवीव का कहना है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रही। इजरायल का मानना है कि ऐसे संगठनों के साथ बने रहना बेकार है। सरकार ने संकेत दिया कि अन्य एजेंसियों की भी समीक्षा की जाएगी, जरूरत पड़ी तो संस्थाओं से दूरी बनाई जाएगी। यह फैसला सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, राजनीतिक नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इजरायल अब वैश्विक दबाव को खुलकर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। यह कदम उसकी कूटनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर अब और सवाल उठेंगे और दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ सकती है। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की अगर आप बात करें तो जो बवाल है वो अब बवाल जो है वो वैश्विक मंचों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इजरायल का यह फैसला सिर्फ संगठनों से दूरी नहीं है, यह वैश्विक व्यवस्था को दी गई सीधी चुनौती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वाकई निष्पक्ष हैं। अमेरिका और इजरायल का यह रुख दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकता है। कूटनीति का मैदान अब और तीखा होते जा रहा है। आने वाले दिनों में और बड़े फैसले संभव हैं, क्योंकि अब मंच बदले हैं, लेकिन लड़ाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखना यह दिलचस्प है कि क्या आने वाले समय में ये जो टकराव है, फिलहाल अब देखिए कि जो एजेंसियां हैं उस पर टकराव जरूर अब दिया गया है इजरायल की तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में और भी कोई ऐसी संस्थाएं रहेंगी जिस पर कि लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी अमेरिका की तरफ से भी।
बढ़ते हैं आगे। देश की मेडिकल शिक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीट पीजी 2025 की कट ऑफ ने भारी कटौती के फैसले से डॉक्टर संगठन भड़क गए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। संगठन ने इस फैसले को मेडिकल शिक्षा और मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब शून्य और नकारात्मक अंक लाने वाले उम्मीदवार भी पीजी के योग्य हो गए हैं। FAIMA का आरोप है कि इससे मेरिट सिस्टम कमजोर हो जाएगा। संगठन का कहना है कमजोर योग्यता वाले डॉक्टर्स को विशेषज्ञ प्रशिक्षण देना जोखिम भरा हो सकता है। डॉक्टर्स ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी अगर फैसला नहीं बदला गया तो आंदोलन होगा। अब सवाल यह है क्या सरकार डॉक्टर्स की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी? क्या सरकार जो ये बदलाव करते हुए आ रही है क्या उस बदलाव को मंजूरी देगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि अब जो मेरिट पर ये बड़ा प्रहार है वो नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब नेगेटिव मार्किंग वाले और शून्य लाने वाले भी डॉक्टर बनेंगे, जिससे कि मरीजों की सेहत पर असर पड़ सकता है। और बाकायदा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनको पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम होंगे। तो क्या आने वाले समय में कुछ प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि मेडिकल सिस्टम में अगर इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे बड़ी वजह होगी, लेकिन फिलहाल ये जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं उनकी समझ से परे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो आरोप हैं वो बड़े लगाए जा रहे हैं कि कहीं भी ये बदलाव सही नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि क्या इसके बाद भी जो बदलाव किए जाने हैं उसको मंजूरी दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि नीट पीजी में जो बड़ा बदलाव है वो नज़र आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग और ज़ीरो मार्किंग वाले भी डॉक्टर्स बनेंगे। ये बात अभी के जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में कट ऑफ जो है वो गिरेगा अगर, तो आखिरकार जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब डॉक्टर्स की तरफ से जो सवाल है वो, क्योंकि आपको बता दें कि नीट पीजी 2025 में कट ऑफ में बड़ा बदलाव आया। खासकर जनरल EWS के लिए कट ऑफ स्कोर 103 पहले 50th परसेंटाइल से घटकर 7th परसेंटाइल तक और ST OBC के लिए 48th 0 परसेंटाइल तक कम कर दिया गया है। तो कट ऑफ पर यह बवाल क्यों है? नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में बड़ी कटौती हुई है। शून्य और नकारात्मक अंक वाले भी पात्र हो गए हैं और इसीलिए आपको बता दें कि FAIMA ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं फैसले को मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर जो सवाल हैं वो अब उठने लगे हैं। फैसला वापस लाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है और क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि जिन डॉक्टरों के स्कोर बहुत कम थे अब वे भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और कहीं ना कहीं कई डॉक्टर्स जो कम स्कोर वाले हैं वो DNB सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, खासकर राउंड 3 में, क्योंकि कट ऑफ काफी नीचे है। बढ़ते हैं आगे, बात ईरान की कर लेते हैं, जहां पर हालात दयनीय हैं। जी हां, खमेनेई शासन के खिलाफ लगातार जनता उग्र प्रदर्शन कर रही है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 18,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ट्रंप ने लोगों से विरोध जारी रखने की अपील की है। ट्रंप ने खमेनेई से कहा कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिस पर ईरान ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी देशों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान में भीषण युद्ध हो सकता है। इस बीच भारत ने ईरान में रह रहे लोगों से ईरान छोड़ने की अपील की है। भारत में रह रहे लोग भी अब चिंता में हैं क्योंकि वहां हालात चिंताजनक हैं। तो आपको बता दें कि खमेनेई के खिलाफ जो हल्ला बोले वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो वहां पर उग्र होता हुआ नजर आ रहा है।
क्या मुतालबा? सुहेल मुजम्मिल कादरी मेरा नाम है। मुतालबात कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एजेंडा लेके नहीं आया हूँ। इट्स एन इमरजेंसी. We have received a call from our kids that we have been approached by the embassy has taken our advisory to immediately leave Iran on your own. And when we asked them for any evacuation process के लिए, they said once we have done the evacuation we don't have funds, so we cannot do the evacuation. You have to do it on your own. यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, सीएम साहब से, कि एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स का लाइव अपडेट्स दे दे, और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए, ऑन देयर ओन मत छोड़ दिए उनको इस वक्त। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो नोबडी वुड हैव आस्क्ड, इट वाज आवर राइट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पोस्ट आया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात हुई है, ईरान के हालात पर चर्चा हुई है। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां ईरान में एक तरफ हालात हद से ज्यादा खराब है, वहीं इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर का पोस्ट सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात हुई है, ईरान के हालात पर चर्चा हुई है। क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई, क्योंकि वहां पर जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, क्या उन्हें वापस लाने के लिए भी जो आगे काम है वो होंगे, ये देखना होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा एस जयशंकर ने कि हमारी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है अभी के फिलहाल सिचुएशन में। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान से जो लोग हैं उनको वापस लौटने को कहा गया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग लौटें तो लौटे कैसे, क्योंकि हालात हद से ज़्यादा ख़राब होते हुए वहाँ पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनको निकालने की बात की गई है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है ईरान के विदेश मंत्री से, और खुद जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पोस्ट किया है। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो पोस्ट है वो सामने आ गया है, और कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, ये बात कही गई है। मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन शुरुआत की अहम खबर के साथ। मकर संक्रांति के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के भक्तों का बड़ा इंतजार खत्म कर दिया। बोर्ड ने पवित्र तीर्थ स्थल पर पूजनीय ऐतिहासिक प्राकृतिक गुफा को फिर से खोल दिया है। गुफा खोलने के मौके पर विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की गई। इस मौके पर वैदिक मंत्रों का भी जाप किया गया। मकर संक्रांति पर इस पवित्र आयोजन का समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्योहार नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। प्राकृतिक गुफा जो साल के अधिकतर समय तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के कारण बंद रहती है, जनवरी और फरवरी के महीनों में खोली जाती है, जब तीर्थयात्रियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। यह व्यवस्था भक्तों को अपने मूल रूप में दर्शन का अनुभव करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें मंदिर की शाश्वत पवित्रता के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। तो आपको बता दें कि पवित्र गुफा जो है वो खोली गई है, और ऐसे अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको गुफा से दर्शन नहीं मिलता, और ये प्राकृतिक गुफा है जिसे कि फिर से खोला गया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगने का फैसला सभी गिग वर्कर्स और उसके जैसे लाखों लोगों के संघर्षों की जीत है। कंपनियां, प्लेटफॉर्म या क्विक कॉमर्स एंटिटीज ने उनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन केंद्र सरकार ने न सिर्फ उनकी आवाज सुनी बल्कि उस पर कार्रवाई भी की, जिसके लिए धन्यवाद देता हूं। राघव चड्ढा ने कहा, मुझे उम्मीद है जब 10 मिनट डिलीवरी खत्म हो जाएगी तो उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी। हम सभी इंडस्ट्री और बिजनेस के समर्थक हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या सांसद। हम स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और ऐसा करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हम शोषण का कभी समर्थन नहीं कर सकते। ये तमाम बातें कही गई हैं क्योंकि बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सुनिए जरा। अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी अपने वक्तव्य में बात रखी भी, कि ये 10 मिनट की डिलीवरी की जो ब्रांडिंग हटाने का निर्देश जारी हुआ है, ये इन तमाम गिग वर्कर्स जो आज मेरे साथ बैठे हैं और इनके जैसे लाखों लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं, उन सबके संघर्ष की जीत है। ये मेरी जीत नहीं है। कोई एक एमपी के साधारण सा भाषण देने से संसद में कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। ये इनके संघर्ष की जीत है, और बेशक इनकी आवाज़ उन कंपनीज़ ने, प्लेटफॉर्म्स ने, क्विक कॉमर्स एंटिटीज़ ने नहीं सुनी, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकी आवाज़ सुनी भी, उस पर काम भी किया और कार्रवाई भी हुई। तो मैं सबसे पहले अपनी ओर से भी और इन सबकी ओर से केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं।
बढ़ते आगे खबर गुरुग्राम से, जहां पर एमडीएमए सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। थाईलैंड मूल की महिला गिरफ्तार हुई है। 5 ग्राम एमडीएमए के साथ सप्लायर महिला अरेस्ट हुई है। बिना वैध वीजा पर रह रही थी आरोपी महिला को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। थाईलैंड मूल की जो महिला है वो गिरफ्तार हुई है। 5 ग्राम एमडीएमए के साथ सप्लायर महिला अरेस्ट हुई है। तो आरोपी महिला को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब देखना यह है कि किस तरीके से अब इसमें आगे पूछताछ होती है। क्या इसके पास पहले भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाई गई हैं, या पहले भी इसने सप्लाई किया है किसी को, या खुद के लिए रखा था। ये तमाम सवाल हैं जो सवाल रहेंगे। फिलहाल अभी 4 दिन की रिमांड, बिना वैध वीज़ा पर रह रही थी आरोपी महिला को 4 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो मिली है। पकड़ी गई आरोपी विदेशी महिला गुरुग्राम में एमडीएमए सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। और आपको बता दें कि अब जब कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हुआ है तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में और किस तरह से जो तमाम जांच है वो आगे बढ़ेगी। बढ़ते आगे, राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में जा घुसी अनियंत्रित कार है। 6 की मौत हो गई और मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। 2 महिलाओं और कार ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सीकर रेफर किया गया है। तो मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। ये भीषण सड़क हादसा, 2 महिलाओं और कार ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में जा घुसी अनियंत्रित कार, 6 की मौत हो गई है और मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 2 महिलाओं और कार ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों को सीकर रेफर किया गया है। बहुत भयानक यह हादसा था। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अनियंत्रित कार रही होगी जो ट्रक में घुस गई। और बिल्कुल ट्रक के अगर आप देखें तो सिर्फ ढांचा बचा है। अगर आप देखें तो बहुत ही खराब स्थिति में है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। ऐसे में सुरक्षा बलों के साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड भी सक्रिय हो गए हैं। विलेज डिफेंस गार्ड सुरक्षा बलों के साथ अपने गांव और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने इलाके में होशियार रहते हैं और तैनात रहते हैं। देखिए अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए न सिर्फ सुरक्षा बल बल्कि विलेज डिफेंस गार्ड को भी खास तौर पे तैयार किया गया है। जी हां, हम इस समय विलेज डिफेंस गार्ड्स के ग्रुप के साथ हैं जो अपने गांव की सुरक्षा के लिए इस वक्त तैनात हुए हैं। आपको बता दूं कि इन्हें खास तौर पे जिम्मा दिया गया है कि ये लोग जो हैं अपने इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आप देखेंगे ये जवान जो हैं इन्हें खास तौर पे ऑटोमेटिक वेपन यानी कि सेल्फ लोडेड राइफल जो है वो दी गई हैं, जिनके साथ ये लोग जो हैं वो इस वक्त अपने इलाके की सुरक्षा के लिए जुटे हैं। ये गांव दरअसल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें पूरा सहयोग देती है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि ये अपने गांव की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर घुसपैठिया कोई लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ कर इस तरफ आता है तो फिर इस इलाके में उन संदिग्धों को ढूंढना, उनको तलाश करना और उन पर नजर रखना जो है वो बड़ी चुनौती है। और ये दरअसल एक नई स्ट्रेटजी है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई हरकत इस इलाके में दिखे तो हर जगह पुलिस का, सुरक्षा बलों का मौजूद होना मुमकिन नहीं है, तो ये लोग जो है वो तुरंत जो है वो कार्रवाई कर सकें। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को जो हथियार दिए गए हैं किस तरह के हथियार हैं और आपको क्या क्या सिखाया गया है? सर, इसकी हमको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, इनका हम मुकाबला कर सकते हैं। इसको 20 राउंड पड़ते हैं, एटॉमिक हथियार है सर, इसको हमको कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई खतरा आगे हो तो आप कितने तैयार हैं? हम 24 घंटे रहते हैं सर, कोई खतरा मिले हम आदमी को खून करते हैं, पुलिस को खून करते हैं। और अगर बात करें इस इलाके में तो कैसे ड्यूटीज देते हैं आप, क्या क्या करते हैं? हम सर गैस लगाते हैं, दिन को भी करते हैं गैस, तो रात को भी। हमको कोई खतरा मिले हम फौरन पुलिस को खून करते हैं। आप
आप इस चीज को सोचिए कितना जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि ये जो इलाके हैं इस तरफ अगर आप देखें तो दूर दूर तक आपको जंगल और बीच में आपको गांव जो है वो दिखेंगे। ऐसे में इन गांव की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये विलेज डिफेंस गार्ड जो है इनको कहीं ना कहीं रखा गया है और इस चीज के लिए जो है ये तैयारी है। मेरे साथ एक और युवक है, मैं देख रहा हूँ आप भी हथियार लेकर अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं। ये दिन में होता है या रात को भी? नहीं सर, 24 घंटे। 24 घंटे। जी जी। तो अपने गांव की सुरक्षा के लिए क्या क्या सिखलाई आपको की गई? सर ट्रेनिंग दी है जी, हथियार लाने की। अब तो ऑटोमेटिक वेपन भी आ गए जी। पूरे तरीके से इनको तैयार कर कर हथियारों की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके की डोमिनेंस को ये सुनिश्चित करते हैं। दरअसल आपको बताऊं 90 के दशक में जब आतंकवाद बहुत ज़्यादा था, उसके बाद एक नई प्लानिंग की गई कि किसी भी तरीके से गांव की सुरक्षा जो है, क्योंकि आतंकी जो है वो गांव से निकलते थे, सिविलियंस को जो है वो उठाते थे और उसके बाद किडनैप कर उनकी हत्या कर देते थे, और उसी चीज़ को रोकने के लिए आतंकियों को रोकना और सिविलियंस की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा जिम्मा इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को दिया गया। आपके पास भी मैं देख रहा हूं ऑटोमेटिक वेपन है। ये नया वेपन आने से कितनी ताकत मिल गई? सर नया वेपन आने से थोड़ा एडवांस हो गया सिस्टम सर। ये ऑटोमेटिक वेपन है, जो पहले था वो पुराना था सर। तो अभी क्या क्या सिखलाई हुई है, किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या आप करते हैं? सर हमें साल की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे लड़ा जाए। अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि कोई खतरा हो तो फिर आप कितने तैयार हैं? सर हम बिल्कुल रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। हम पहले इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, फिर हम भी चले जाते हैं साथ सर पुलिस। मुकाबला करते हैं पूरा? जी सर बिल्कुल। अब ये जज्बा है, आप सोचिए, ये मैन इन यूनिफॉर्म के पीछे जो एक बड़ी ताकत जो है वो इनकी है, क्योंकि हजारों की संख्या में विलेज डिफेंस गार्ड्स को खास ट्रेनिंग दी गई है और ये विलेज डिफेंस गार्ड अपने गांव और अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश की सेवा में तत्पर हैं। बंडी के साथ अजय जिंदयाल, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे, खबर राजस्थान से। राजस्थान के दौसा में एक मकान में आग लग गई है। नई मंडी रोड पर मकान में भीषण आग लग गई है। मकान में आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि फर्नीचर का गोदाम था। काफी ऊपर तक आग की लपटें उठी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह से धुएं का गुबार उठा है, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा हुआ है। हालांकि इस तरह के आग लगने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा यही रहती है कि जो लोग आसपास के उनको निकाला जाए, किसी भी तरीके से जान की हानि ना हो। बहरहाल जो तस्वीरें हैं उससे ये अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक रही होगी। राजस्थान के दौसा में भीषण आग लगी है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने काबू जरूर पा लिया है, लेकिन आपको बता दें कि ये फर्नीचर का गोदाम बताया जा रहा है, तो ऐसे में एहतियात रखना उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। देखना ये भी ज़रूरी है कि आखिरकार ये आग क्यों लगी, क्यों इतना ज़्यादा फैल गई, क्या वजह सामने आती है। ये तमाम चीज़ें जो जांच का विषय होगी। फिलहाल आपको बता दें कि काफ़ी ऊपर तक आग की लपटें उठी थी, जो कि आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। तो आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का में टीएमसी की गुंडई सामने आई है। आपको बता दें कि एसआईआर कैंप और बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई है। तो एसआईआर कैंप और बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है और टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम की मौजूदगी में ये तोड़फोड़ हुई है। तो कुछ नया वैसे पश्चिम बंगाल में है नहीं। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे, पश्चिम बंगाल में इस तरह के हालात जो है वो और ज्यादा बनते जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तब तब इस तरह की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था। उन्होंने आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। हालांकि कहा यह गया कि इसकी जांच भी हो, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से देखिए कैसे फरक्का में टीएमसी की गुंडई नजर आई है। एसआईआर कैंप और बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। और तो और आपको बता दें कि टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम की मौजूदगी में ये तोड़फोड़ हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी कुछ बड़ा एक्शन लेंगी या फिर उनकी तरफ से कुछ और दलील दी जाएगी, जो अक्सर दी जाती रही है। और टीएमसी की गुंडई, एक बार फिर से ये देख लीजिए तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से कुर्सियां टूटी हुई हैं, किस तरह से। और
इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के ये हालात हैं और पश्चिम बंगाल में ये हालात नए नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं कि जब जब यहाँ पर चुनाव होते हैं और अभी फिलहाल एसआईआर को लेकर यहाँ घमासान मचा हुआ है। फरक्का में कैसे तोड़फोड़ हुई आप देख लीजिए, ये टूटी हुई कुर्सियां हैं पूरी तरह से। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और ये देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया गया है। भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि आखिरकार क्यों, क्या इन्हें कोई यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, क्या इनका कोई यहाँ पर काम था जिस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। ये वो तमाम सवाल हैं जो जांच का विषय में होंगे। अब देखना ये कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ टीएमसी विधायक की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई है, देख लीजिए आप। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में तमाम अहम खबरें देश